गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर 13 एंड 14 आपने +1 में स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे हम ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 हमारे पास इस ग्रुप में नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मथ 83 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें जो एंटीमनी है इसका जो सिंबल है वो SB दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो एंटीमनी है इसका एक्चुअल नेम स्टीबियम है। स्टीबियम से इसका सिंबल आया हुआ है SB। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 को हम बोलते हैं निकोजन्स। निकोजन्स विच मीन्स सफोकेटिंग। इसके जो कंपाउंड होते हैं वो सफोकेशन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इसको हम निकोजन्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। ठीक है, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे अक्रेंस। अक्रेंस अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में या हमारे वायुमंडल में किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम है, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। और अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन की अबंडेंस बहुत ही कम है, 33%, 33rd अबंडेंस है, 33rd नंबर पे आता है अबंडेंस के तौर पे ये अर्थ क्रस्ट में। और अर्थ क्रस्ट में ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रेट्स वाटर में सॉल्युबल हैं, इसलिए इसकी अबंडेंस बहुत कम होती है अर्थ क्रस्ट में। इसके जो कुछ एक नाइट्रेट्स हैं NaNO3, इसको बोलते हैं सोडा नाइटर और चिली साल्टपीटर। ठीक है, और दूसरा KNO3, इसको बोलते हैं नाइटर और इंडियन साल्ट पीटर। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस की अबंडेंस अर्थ क्रस्ट पे है 11th नंबर पे है ये। और फास्फोरस के जो मेन मिनरल्स हैं उसको हम बोलते हैं एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट इसको हम बोलते हैं। एपेटाइट जो है इसका जो जनरल फार्मूला है 3Ca3PO4 2 CaX2। इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा Ca9PO46.CaX2। अब कैल्शियम को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो एक और इसका फार्मूला बन जाएगा Ca10PO46X2। इसमें X क्या है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसका जो मेन मिनरल है फास्फोरस का पहला जो मिनरल है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइट, हैविंग फार्मूला Ca3PO4 2। दिस इज फॉस्फोराइट। दूसरा मिनरल है इसका फ्लोर एपिटाइट। फ्लोर एपिटाइट में जो हमारे पास जनरल फार्मूला है इसमें X की जगह हम फ्लोरीन लगा देंगे और फ्लोर एपिटाइट बन जाएगा 3Ca3PO4 2 CaF2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम को इकट्ठा कर दिया एक जगह पे Ca10PO46F2। और ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला का हाफ करके हमने लिखा हुआ है Ca5PO4 3F। तो ये फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला है। इसके बाद है क्लोर एपेटाइट। क्लोर एपेटाइट में X की जगह हम क्लोरीन लगा देंगे और क्लोर एपेटाइट बन जाएगा 3Ca3PO4 2 CaCl2। दूसरा फॉर्मूला Ca10PO4 6 Cl2। और एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Ca5PO4 3 Cl। ठीक है, दिस इज क्लोर एपिटाइट। अगला इसका जो मिनरल है वो है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। हाइड्रोक्सी एपिटाइट में X की जगह पे क्या हो जाएगा OH। तो हम लिख सकते हैं 3Ca3PO4 2 CaOH ट्वाइस या फिर Ca10PO4 6 OH ट्वाइस या Ca5PO4 3.OH। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला है। हमारे जो बॉडी में जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं उसका लगभग 60% जो बना होता है बोन्स और टीथ वो किससे बना हुआ है, या तो फॉस्फोराइट या फिर फ्लोर एपेटाइट से। तो 60% ऑफ आवर बोन्स और टीथ इज मेड अप ऑफ आइदर फॉस्फोराइट और फ्लोर एपेटाइट। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड
डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। एटीपी और एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पास है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनकी अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है। कुछ एक इसके कंपाउंड्स हैं, जैसे आर्सेनिक आर्सिनोपाइराइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हैविंग फार्मूला FeAsS, और एंटीमनी स्टिबनाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Sb2S3, और बिस्मथ ग्लैंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Bi2S3। तो ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं जिन फॉर्म में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में भी किसकी बात कर रहे हैं हम? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में जनरल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रुप नंबर 14 से कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो पहले ग्रुप नंबर 14 आएगा, उसके बाद ग्रुप नंबर 15 आएगा। तो ग्रुप नंबर 14 की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो ज़्यादा होगी और ग्रुप नंबर 15 की कम होगी, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट राइट तो ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप नंबर 15 की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 14 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका साइज छोटा है ग्रुप नंबर 14 से और न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा है। दोनों ही पैरामीटर फेवरेबल हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाएगी। किससे? ग्रुप नंबर 14 से। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। इसका मतलब है ग्रुप नंबर 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 14 से ज़्यादा होगी, और जब हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। और एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर। ग्रुप नंबर 15 जो है इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स और बिस्मथ क्या है? मेटल है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, और जब हम डाउनवर्ड इन द ग्रुप मूव करेंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। तो 14 से जब हम 15 में आए तो नॉन मेटल पे ही है, लेकिन जब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों नॉन मेटल और ये मेटलॉइड और बिस्मथ क्या हो गया? मेटल। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह की वेरिएशन आ रही है? जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ की तरफ, तो सबसे पहले नाइट्रोजन टू आर्सेनिक क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। उसके बाद आर्सेनिक से बिस्मथ पे जब हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस और फास्फोरस से आर्सेनिक पे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो मेटालिक पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे भी एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटीमनी और बिस्मथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ 5 की जगह पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एंटीमनी और बिस्मथ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करेगी और दूसरी तरफ से अगर हम देखें जब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। एटम का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं बॉन्ड बना के तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अल्टीमेटली
वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मेन रीज़न है कि जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आएंगे तो ये 3 बॉन्ड बनाते हैं इंस्टेड ऑफ 5, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है आर्सेनिक के बाद जब हम बिस्मथ और एंटीमनी और बिस्मथ पे आएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। इसके बाद है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ बॉन्ड बनाना, मतलब अपने ऐसे एलिमेंट जो अपने एटम के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की, ठीक है। और जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये भी कैटिनेशन शो करते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजीन, इसमें 2 नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, या हाइड्राजोइक एसिड N3H, हाइड्राजोइक एसिड में 3 नाइट्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सेम एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये कैटिनेशन शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब है कि जब कोई एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। जैसे फास्फोरस वाइट, ब्लैक और रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। आर्सेनिक येलो और ग्रे फॉर्म में प्रेजेंट है, और एंटीमनी येलो और सिल्वरी ग्रे फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नाइट्रोजन और बिस्मथ एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, पॉजिटिव भी शो करते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे? -3। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन किए जाएंगे तो उनके ऊपर -3 चार्ज आएगा। तो किसी भी एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है अपने ग्रुप में और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करके एकोमोडेट कर सकता है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इन इट्स ग्रुप। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन बना देता है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है नाइट्रोजन के नीचे, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के म्यूचुअल शेयरिंग करके -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको शो करते हैं। तो कुछ एक यहाँ पे कंपाउंड हमने लिखे हुए हैं, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, इसमें N3 नेगेटिव आयन है, नाइट्राइड आयन है। और बाकी के जो कंपाउंड है Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3AS सोडियम आर्सेनाइड। इन दोनों में क्या है, जो फास्फोरस और आर्सेनिक है इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और उसकी वजह से ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती रहती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। इसके बाद इसका प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं ये +3 और +5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 and +5, and it is observed that on moving down the group the stability of +3 oxidation state increases and the stability of +5 oxidation state decreases। डाउन द ग्रुप आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका कारण क्या है? द काउज ऑफ दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। द रिलक्टेंस ऑफ s पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। वैलेंस शेल के जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो
केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, जब S में 2 P में 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, जब ये पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता रहता है कि एटम की जो टेंडेंसी है इन 2 इलेक्ट्रॉन को, NS में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एटम की टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती रहती है, और ये इन इलेक्ट्रॉन को इनको लूज ना करके, इन इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके ये केवल NP के जो 3 इलेक्ट्रॉन को इन्हीं को ही यूज करके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो एक टेंडेंसी है कि S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ना यूज करके केवल P के ऑर्बिटल को ही यूज करके बॉन्ड बनाया जाए, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं inert pair effect. The reluctance of S electrons of valence shell to take part in chemical bonding is known as inert pair effect. यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि NCl5 और NF5 does not exist. NCl5 और NF5 नहीं बनता है, जबकि PCl5 exist, PCl5 बन जाता है। इसका कारण क्या है? इसमें हमने जो सेंट्रल एटम है उसको देखना है। NCl5 और NF5 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, PCl5 में सेंट्रल एटम है फास्फोरस। अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p3। P में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। तो d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन जो 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रमोट करके d ऑर्बिटल में भेज ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही नहीं कर सकता तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 5 ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स octet. That's why it's not able to form NCl5 and NF5. Whereas in case of PCl5, फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है PCl5 में उसके पास है वेकेंट d ऑर्बिटल। तो फास्फोरस क्या करता है? 3s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके 3d में भेज देता है, जिसकी वजह से इसके पास 5 हाफ फिट ऑर्बिटल हो जाते हैं, और फास्फोरस क्या करता है? 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह जो NCl5 और NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा और PCl5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ओके, थैंक यू।